Hello student, welcome to all of you on our YouTube channel Ideal Public School Online Classes. It's me पूजा सिंह और आज मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी क्लास 6 की सिविक्स, जहाँ पर आज का हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम यहाँ पर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आसपास अगल बगल देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अलग बोलते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह से खाना खाते हैं, रहते हैं। ठीक है, अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, क्या है? ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी हैं। जस्ट लाइक कोई अगर कुर्ता पैजामा पहनता है तो कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई जीन्स टॉप पहनता है। ठीक, उसी तरह से अगर कोई लैंग्वेज की बात करें तो कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई संस्कृत बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा। ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैरायटी लाती हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि डाइवर्सिटी होती क्या है। अब हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी का डिफिनीशन क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का डिफिनीशन है द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड बीइंग यूनिक इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, इसका डिफिनीशन लिखना होगा मैं। ठीक है, द स्टेट of being different from one another and being unique is called diversity। ओके, ये हो गया आप लोगों का डाइवर्सिटी का डिफिनीशन। ठीक, एक दूसरे से अलग होना और यूनिक होना, इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि डाइवर्सिटी का डिफिनीशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, क्या ऐड करता है हमारे जीवन में, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, अब आप सपोज़ करिए आप एक डाइवर्स ग्रुप के साथ हैं। ठीक है, रह रहे हैं। डाइवर्स ग्रुप तो जहाँ पर लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, और वो अलग अलग जगह से हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो जानते होंगे और आपको नहीं पता होगा, तो वो आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्लस कुछ चीज़ें यहाँ की ऐसी होंगी जिसके बारे में वो नहीं जानते, तो हम उन्हें यहाँ की चीज़ें बताएंगे, तो वो उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर धीरे धीरे उसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग एंड टीचिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, एक नया लैंग्वेज, एक नया मतलब कि डांस फॉर्म, म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान्यता दी गई है और इसके अलावा हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये हज़ारों लैंग्वेज जो हैं वो मिक्स एंड डाइवर्स हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप दूसरे एरिया के हो, आप दूसरे इंडिया के दूसरे रीजन से आए हो, जस्ट लाइक आप साउथ से हो तो आप तेलुगु बोलोगे, तमिलियन बोलोगे, मलयालम बोलोगे, ये लैंग्वेज बोलोगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आप क्या बोलोगे? भोजपुरी, पंजाबी। ठीक है, ये गुजराती है वेस्टर्न साइड में, फिर ये सारी चीज़ें आप बोलोगे, ये लैंग्वेजेस आप यूज़ करोगे। तो ये चीज़ें डाइवर्स हैं जो हमारे लाइफ को क्या करती हैं? बोर होने से बचाती हैं। उसमें जस्ट लाइक एक सिंपल रेसिपी में हम स्पाइसेस ऐड करते हैं उसे टेस्टी बनाने के लिए, तो यही चीज़ काम करती है डाइवर्सिटी, हमारे लाइफ को टेस्टी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये हेल्प करती है। ठीक, अब है इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी हमारा टॉपिक।
इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब हम जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन्स के लोग मिल जाते हैं आपको। सिर्फ हिंदुइज़्म ही नहीं, ऐसे भी रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, काफ़ी सारे रिलीजन के, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, काफ़ी सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ रहते हैं। प्लस अगर आप जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी में भी जाओगे तो यहाँ पे आपको गर्म से गर्म जगह और ठंडी से ठंडी जगह भी मिलेगी। जैसे हिमालय माउंटेन, इसके आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन थार डेज़र्ट वही एरिया एकदम गर्म हो जाता है। तो ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है। इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, क्योंकि जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं उनका रहन सहन अलग हो जाता है, और जो गर्म एरिया में रहते हैं उनका लाइफ अलग होता है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी के हम कई सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया कि इसमें ठंडे से ठंडा एरिया लाइक हिमालय के आसपास का एरिया हो गया, और गर्म से गर्म जगह जैसे थार डेजर्ट के आसपास का एरिया हो गया, ये सब आते हैं। अब इन एरिया वाइज क्या होता है कि इन एरिया के जो रहने वाले लोग हैं उनके रहने का तरीका, पहनने का तरीका, फिर खाने पीने का तरीका सब अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि गर्म जगह पे जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, ठीक है। कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो कि समुद्री किनारा होता है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ खाने में फ़िश वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हिमालय के जो ठंडे रीजन्स हैं वहाँ पर भी उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, डाइवर्स बनाती हैं, ठीक। अब दूसरा है कल्चरल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का दूसरा फॉर्म है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो आज से कई साल पहले जब बाहर के देशों से लोग आते थे, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार या अदर कंट्री से जब लोग यहाँ आते थे तो और यहाँ सेटल होते थे एज अ ट्रेडर या व्यापारी, जब वो बन के आते थे और यहाँ सेटल होते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, वो अपने साथ अपने कल्चर को भी लेकर आते थे। जो चीज़ें वो फॉलो करते थे, जो चीज़ें वो जानते थे, वो धीरे धीरे यहाँ के रहने वाले लोगों को उसके बारे में बताते थे, और यहाँ के रहने वाले लोगों से उनके कल्चर के बारे में सीखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्यूज़न हुआ, मिक्स हुआ दोनों कल्चर, ठीक है, लोग एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करने लगे, मिक्सअप हुआ, तो उससे कई तरह के नए लैंग्वेजेस, नए रिलीजन्स, नए डांस फॉर्म, नए म्यूज़िक फॉर्म सारे क्रिएट हुए, ठीक है। अब जैसे कि कल्चर की बात करें तो इंडिया में हर तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हिंदू है तो दिवाली, होली, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम लोग ईद उल फितर, ईद, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्रिश्चियन के जो हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे धर्म के लोग अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होता है? लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, ठीक। लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी जहाँ पर हम अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात के गुजराती बोलते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के लोग तेलुगु, तमिल, ये सब बोलते हैं। फिर अगर ईस्ट साइड में आ जाएं तो ओडिशा के ओडिसी लैंग्वेज बोलते हैं, असम का असमी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट रीजन वाइज अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक। तो यहाँ पे और इसके अलावा 1800 अलग लैंग्वेज होते हैं जो हम बोलते हैं अपने लोकल लेवल पर। 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं, 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसे मान्यता दी है। हिंदी और इंग्लिश ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। हाँ, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, ये एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। अब इंडिया के डाइवर्स होने के कारण ही हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे कई सारे और लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी जो हम पढ़ेंगे वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डाइवर्सिटी। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे क्या कि अब हम देखते हैं कि जैसे मुग़ल आते हैं तो मुग़ल टाइम में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, ठीक है, और उसके फॉर्म्स भी अलग थे। जो पहले इंडिया में
आर्ट फॉर्म यूज़ होता था, आर्किटेक्चरल फॉर्म यूज़ होता था, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो मुग़ल जो पर्शियन आर्ट फॉर्म होता है मुग़ल्स का, वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन के आर्ट फॉर्म्स को, ठीक है। तो धीरे धीरे इनके फ्यूज़न से भी, इनके मिक्सअप से भी एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट होता है। तो इसे भी डाइवर्सिटी के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे अनेकता में एकता कैसे होती है, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, अलग रीजन्स है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, ठीक है। सब कुछ इतना सारा डाइवर्स है, इतना सारा वैरिड है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्पेशलिटी है, इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है यूनिटी, ठीक है, हमारे देश की एकता, ठीक। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, जब हमारा स्ट्रगल मूवमेंट हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो रहा था, तो उस टाइम पे जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, तो वो क्या थे, वो सारे रिलीजन्स के थे, ठीक है, सारे रिलीजन्स के थे, हिंदू, मुस्लिम, अमीर गरीब सब थे, वहाँ पे सारे लोग थे जो उस टाइम पे आज़ादी चाहते थे, ठीक। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि उन्हें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से फ्रीडम चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो सभी साथ मिलकर आए। तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो नेशनल एंथम लिखा है हमारा, उसमें भी उन्होंने हमारे देश की डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में ही बताया है। अगर आप नेशनल एंथम को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें इंडिया को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारे जगहों से बांध के दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इसके साथ ही हमारे चैप्टर के लास्ट में केसेस दी गई हैं, जहाँ पर दो हमारे कंट्री के स्टेट हैं, केरला एंड लद्दाख, इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो हम इनके बारे में थोड़ा इनकी केस स्टडी करेंगे, थोड़े चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रीज़न है। फर्स्टली ये दो अलग अलग रीज़न है, केरला एंड लद्दाख, ठीक। केरला हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है और लद्दाख हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ठीक। तो फर्स्टली हम देखें केरला को, हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। केरला जो कि हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है, तो ये क्या बोल रहा है, ये है पहले, ये लोकेट कहाँ है, तो हम देखें ये सराउंडेड बाय अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट, ये घिरा हुआ है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में, ठीक है, दोनों साइड से पड़ते हैं। तो ये कोस्टल रीजन हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, कोस्टल रीजन है जो समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक। लद्दाख की बात करें तो ये माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। दो माउंटेन रेंज है, एक काराकोरम माउंटेन रेंज है, सॉरी माउंटेन लिखना मैं भूल गई, ठीक है, माउंटेन, और एक हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक, तो ये काराकोरम माउंटेन रेंज नॉर्थ में और हिमालयन माउंटेन रेंज साउथ में, इन दोनों से घिरा हुआ है। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेह एंड कारगिल, और यहाँ का फेमस फेस्टिवल हेमिस है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है, हेमिस है, और जो 2 दिनों तक चलता है। और यहाँ का फेमस, ये किस लिए फेमस है लद्दाख, पाशमीना शॉल के लिए, ठीक है। पाशमीना वो आता है, मेन क्या है, ये ठंडा रीजन है ना, तो यहाँ पर रियरिंग ज़्यादा होती है, एनिमल्स रियरिंग, सिप वगैरह को ज़्यादा पालते हैं, वुल का यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे एक पाशमीना वुल होता है जिससे पाशमीना शॉल बनता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर पाशमीना शॉल, ठीक है। केरला में देखें तो केरला में यहाँ का, ये तो मैंने पॉइंट बता दिया, फेमस फेस्टिवल यहाँ का ओणम है। ये 10 दिन तक सेलिब्रेट होता है, लगभग 10 डेज़ चलता है।
और यहाँ का फेमस, ये मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, ठीक है, ये मेनली क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, और ये कोस्टल एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे स्पाइसेस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्पाइसेस में कौन कौन से स्पाइसेस की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, पेपर, क्लोव, कार्डेमम एट्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पे पैडी, मेज, इन सब का एग्रीकल्चर होता है। कैसिव नट, कोकोनट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इन सब का प्रोडक्शन केरला में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।